Welcome to the class 10th Economics Chapter 2 Sectors of Indian Economy Part 2. Till now we have studied various sectors of economy on the basis of the nature of activities: primary sector, secondary sector, tertiary sector. Now we will study with the next topic history of these three sectors in Indian economy. Historical change in sectors. Generally, it has been noted from the histories of many countries that at initial stages of development, primary sector was the most important sector of economic activity. आमतौर पर जनरली ये नोटिस किया गया है कि बहुत सारे जब कंट्रीज़ की, चाहे वो डेवलप्ड हैं, अंडर डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनके डाटा को स्टडी करने से ये पता चलता है कि स्टार्टिंग स्टेज में जो उनकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो प्राइमरी सेक्टर से आता था. प्राइमरी सेक्टर उसकी मेन एक्टिविटी होती थी. एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज, जैसे जैसे धीरे धीरे फार्मिंग के मेथड्स चेंज होते गए, मीन्स ट्रेडिशनल फार्मिंग से मॉडर्न फार्मिंग पे आ गए, एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्पर. एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई और बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हुआ ये सेक्टर. इट प्रोड्यूस्ड मच मोर फूड देन बिफोर. ये इसने पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन की. मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़. अब लोग अदर एक्टिविटीज़ में भी जाने लग गए. There were increasing number of craft person and traders. ट्रेड डेवलप हुआ, क्राफ्ट पर्सनस इंक्रीज हो गए. बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज्ड मैनी टाइम, क्योंकि अब लोग प्रोडक्शन इंक्रीज होने से लोगों के पास अब ज़्यादा मनी है, तो अब वो बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई. बिसाइड्स देयर वर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर्स, administrators, army, etc. However, at this stage, most of the goods produced were natural products from the primary sector and most people were also employed in this sector. तो अभी तक जो स्टेज है, जो हमारे डेवलपमेंट की स्टेज थी, इस टाइम तक देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में ही इन्वॉल्व है और बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो एम्प्लॉयड जो पर्सनस है वो कहाँ है, प्राइमरी सेक्टर में. Over a long time, more than 100 years, and especially because new methods of manufacturing were introduced, factories came up. बहुत सारे सालों के बाद, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद जब नए मैन्युफैक्चरिंग के टेक्निक्स आ गए, बहुत सारी फैक्ट्रीज स्टार्ट हो गई एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग. और वो जो इनिशियली जो फैक्ट्रीज थी उन्होंने एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया. Those people who had earlier worked on farms now began to work in factories in large numbers. और वो लोग जो पहले खेतों में काम करते थे वो फैक्ट्रीज़ की तरफ शिफ्ट हो गए. People began to use many more goods. अब लोग और ज़्यादा चीज़ें यूज़ करने लग गए जो कि फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस की जाती है. सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट. और धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्टर बन गया. हैंस ओवर अ टाइम अ शिफ्ट हैड टेकन प्लेस. लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ भी शिफ्ट हुई. कैसे? दिस मीन्स दैट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द सेक्टर्स हैड चेंज. अब इससे ये पता लगता है कि सेक्टर्स की इम्पॉर्टेंस ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स इट gets changed. In the past 100 years, there has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed countries. और developed countries को observe करने से ये पता लगता है कि वहाँ last 100 years में वहाँ industrial sector से shift जो हो गया वो किस तरफ हो गया, tertiary sector की तरफ, service sector की तरफ हो गया. The service sector has become the most important in terms of total production. अब टोटल प्रोडक्शन में सर्विस सेक्टर्स ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है, सर्विस सेक्टर की ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है. मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर. डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो एम्प्लॉयड पीपल हैं वो ज़्यादा कहाँ हैं, सर्विस सेक्टर में. दिस इज़ द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन द डेवलप्ड कंट्रीज. अब ये जो पैटर्न है कि ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इन सर्विस सेक्टर में है, ये कहाँ ऑब्जर्व किया गया है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में. What is the total production and employment in the three sectors in India? Over the years, have there been changes similar to the pattern observed for the developed countries? We shall see in the next section. इंडिया में इन तीनों सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर की क्या इन्वॉल्वमेंट है, और ओवर द ईयर्स पिछले सालों में जैसा क्या डेवलप्ड
कंट्रीज़ में सेक्टर्स का चेंज ऑब्जर्व किया गया है, क्या इंडिया में भी ऐसा हुआ है? वी विल सी इन द नेक्स्ट सेक्शन. नाउ वी विल स्टडी प्राइमरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर्स इन इंडिया. इन तीनों सेक्टर्स का इंडिया की इकोनॉमी में क्या रोल है? नाउ वी विल स्टडी दिस. Graph 1 shows the production of goods and services in these three sectors. This is shown for 2 years, 73-74 and 2013-14. You can see how the total production has grown over the 40 years. Let's have a look at the graph. Blue color is for primary, red is for secondary and green is for tertiary. 1973 और 74 का अगर आप ग्राफ देखो तो इसमें आम एवरेज ले हम तो नॉर्मली इक्वल कंट्रीब्यूशन है तीनों सेक्टर का, और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो कहें तो वो कम है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर. बट अगर आप 2013 और 14 का ग्राफ देखो तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे कम और उसके बाद मिडल नंबर पे है इंडस्ट्रियल सेक्टर, और टेरिटरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है इंडिया की जीडीपी में इन द ईयर 2013 एंड 14. Then what did you observe? What does the comparison between 73-74 and 2013-14 show? What conclusions can we draw from the comparison? Let's find out. You yourself think what are the conclusions that you can draw from this graph? 1973 का ग्राफ देखो, 2013-14 का ग्राफ देखो, आप क्या ऑब्जर्व करते हो इस ग्राफ से? अगर मुझसे पूछो तो मैं ये ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जैसे डेवलप कंट्रीज़ में टेरिटरी सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट बढ़ी है जीडीपी में, इंडिया में भी हम ये पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो ऑब्जर्व किया आपने 2013-14 के ग्राफ से ये पता लगता है कि लोगों का जो है वो अब इंटरेस्ट जो है अब ज़्यादा किस तरफ है? टेरिटरी सेक्टर की तरफ. राइजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ द टेरिटरी सेक्टर इन प्रोडक्शन. ओवर द 40 years बिटवीन 73-74 and 2013-14, while production in all the three sector has increased, it has increased the most in the territory sector. तीनों sectors में production increase हुई है, but territory sector में सबसे ज़्यादा हुई है. As a result, in the year 2013-14, the territory sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. अब primary sector से ज़्यादा importance लोग किसको दे रहे हैं? territory sector को. तो क्या रीज़न है? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस? व्हाई इज़ द टेरिटरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया? टेरिटरी सेक्टर इंडिया में इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो रहा है? देयर कुड बी सेवरल रीजन, बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं. फर्स्टली, इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा रिक्वायर्ड. डू यू एग्री विद मी? ये सेक्टर, ये सारी सर्विसेज रिक्वायर्ड है ना हमें. दीज कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक सर्विसेज. येस, दीज आर द बेसिक सर्विसेज एंड वी नीड इट अ लॉट. इन अ डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दीज सर्विसेज. डेवलपिंग कंट्री में इन बेसिक नीड्स को प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास होती है. तो फर्स्ट रीज़न इज़ कि दीज आर द बेसिक सर्विसेज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर अ डेवलपिंग कंट्री. तो इसलिए जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट अब किस तरफ बढ़ गया है? टेरिटरी सेक्टर की तरफ हो गया है. टेरिटरी सेक्टर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है, इसलिए अब लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट टेरिटरी सेक्टर की तरफ है. सेकेंड रीज़न इज़ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री leads to the development of services such as transport, trade, storage and the like, as we have already seen. प्राइमरी सेक्टर में भी डेवलपमेंट हुआ है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी डेवलपमेंट हुआ है, और इनको टेरिटरी सेक्टर की सर्विसेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई है. बहुत ज़्यादा ज़रूरत की वजह से क्या हुआ है? टेरिटरी सेक्टर में और डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि ज़्यादा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ चाहिए, ज़्यादा ट्रेड फैसिलिटीज़ चाहिए, ज़्यादा स्टोरेज फैसिलिटीज़ चाहिए. तो अल्टीमेटली उससे क्या हुआ है? डेवलपमेंट किस सेक्टर में हुई है? टेरिटरी सेक्टर में. Greater the development of the primary and secondary sectors, more would be the demand for such services. अब प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी उसी तरह सर्विसेज की डिमांड भी ज़्यादा होगी. Third reason is as income level rise, certain sections of people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospitals, private schools, professional training, etc.
You can see this change quite sharply in cities, especially in बिग सिटीज़. जैसे जैसे लोगों की इनकम में इंक्रीज़ होता है, कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है. प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, टूरिज़म्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स. सो इससे क्या हुआ है, इन सर्विसेज की डिमांड बढ़ गई और इससे सर्विस सेक्टर ज़्यादा डेवलप हुआ. Fourth, over the past decade or so, certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential. Due to the advancement in technology and communication, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन में एडवांसमेंट होने की वजह से कुछ और सर्विसेज की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है जो इनसे रिलेटेड है. ATM फैसिलिटीज़, कैफ़े, इंटरनेट कैफ़े फैसिलिटीज़, many are there. However, you must remember that not all of the service sector is growing equally well. सर्विस सेक्टर में सारी सर्विसेज इक्वली डेवलप नहीं कर रही हैं. सर्विस सेक्टर in India employs many different kinds of people. At one end, there are limited number of services that employ highly skilled and educated workers. At the other end, there are very large number of workers engaged in small services such as small shopkeeper, repair person, transport persons, etc. These people barely manage to earn a living, and yet they perform these services because no alternative opportunities for work are available to them. Hence, only a part of the sector is growing in importance. You shall read more about this in next section. what is explained in this paragraph is कि सर्विस इंडिया में जो सर्विस सेक्टर की डेवलपमेंट है वो यूनिफॉर्म नहीं है. सारी सर्विस सेक्टर के अंडर जो भी सारी सर्विसेज आती हैं वो सारी सर्विसेज ही इक्वली डेवलप नहीं कर रही हैं. कुछ सर्विसेज मीन्स जिसमें हाई इंटेलेक्ट की रिक्वायरमेंट है, हाई स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट है, हाई एजुकेटेड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज अवेलेबल है, वहाँ पे कम एम्प्लॉयमेंट है. और वो वर्कर्स जो कम पढ़े लिखे हैं या कम उनके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व है, जैसे रिपेयर पर्सन्स हो गए, प्लम्बर्स हो गए, ट्रांसपोर्ट पर्सन्स हो गए. और ये जो लोग हैं ये बहुत ही कम अर्निंग कर रहे हैं. ये चाहे वो सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं वो इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं. दिस वी कैन से कि सर्विस सेक्टर में ओनली part of a service sector is growing in importance. Where are most of the people employed? Now see this graph. Graph 2 presents percentage share of the three sectors. Like हमने पहले स्टार्टिंग में किया था ना, comparison of three different sectors, one on the basis of gross domestic production and the second on the basis of number of persons employed. Now we will see where are the most of the people employed. Have a look in this graph. 1972-73 का ग्राफ देखो और 2011 एंड 12 का ग्राफ ऑब्जर्व करो. ब्लू इज़ फॉर प्राइमरी, अगेन रेड इज़ फॉर सेकेंडरी एंड ग्रीन फॉर टेरिटरी. 1972-73 में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो कहाँ एम्प्लॉयड हैं, प्राइमरी सेक्टर में. उसके बाद टेरिटरी सेक्टर सेकंड नंबर पे है और थर्ड नंबर पे इंडस्ट्रियल सेक्टर. अगर 2011-12 का ग्राफ देखो तो अभी भी प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर में एज कम्पेयर टू प्राइमरी सेक्टर लेस नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयमेंट. वाई? टेरिटरी सेक्टर अगर हमने देखा प्रोडक्शन में तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया बट एम्प्लॉयमेंट में बहुत कम है. क्यों? वाई डिडंट अ सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैपन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट? जो प्रोडक्शन में शिफ्ट हुआ है प्राइमरी सेक्टर से टेरिटरी सेक्टर में शिफ्ट हो गया कि टेरिटरी सेक्टर की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी सेक्टर, सेम टाइप ऑफ शिफ्ट एम्प्लॉयमेंट में क्यों नहीं है? इट इज़ बिकॉज ऑफ इनफ जॉब्स वर क्रिएट इट इज़ बिकॉज नॉट इनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर में ज़्यादा जॉब्स नहीं अवेलेबल हैं. Even though industrial output or the production of goods went up by more than 9 times during the period. Industrial output increase हुआ है, production of good increase हुआ है, but employment in the industry went up around 3 times. Industry में जो employment है वो सिर्फ 3 times increase हुई है और उसकी production 9 times increase हुई है. The same applies to the territory sector also. Territory sector में भी production तो उसकी many times increase हो गई but employment
उस रेट से इंक्रीज़ नहीं हुई जिस रेट से प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई है. While production in the service sector rose by 14 times, employment in the service sector rose around 5 times. There is a very large gap in the terms of production of services and the number of employment. As a result, more than half of the workers in the country are working in the प्राइमरी सेक्टर. जब जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है इंडस्ट्रियल और टेरिटरी सेक्टर में, तो मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आर एम्प्लॉयड वेयर इन द प्राइमरी सेक्टर, मेनली इन एग्रीकल्चर, प्रोड्यूसिंग ओनली अ क्वार्टर ऑफ द जीडीपी. जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का पार्ट कितना है, ओनली 1/4 है. बट लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन कहाँ एम्प्लॉयड है, एग्रीकल्चर में. इन कंट्रास्ट टू द दिस, the secondary and tertiary sectors produce 4/5 of the produce, whereas they employ less than half of the people. Conclusion is कि इंडस्ट्रियल सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर का जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है. जीडीपी का बहुत ज़्यादा पार्ट जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर से आता है, बट वहाँ पे उतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं है. Does this mean that the workers in agriculture are not producing as much as they could? अब अगर ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं तो उनकी प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल सेक्टर से और टेरिटरी सेक्टर से कम क्यों है? क्या वो लोग काम नहीं कर रहे हैं? What it means it is that there are more people in agriculture than is necessary. कि इसका यही मतलब है कि एग्रीकल्चर में जितनी बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं. अब एक फील्ड में जहाँ 4 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ 8 लोग या 10 लोग लगे हुए हैं. तो फील्ड से तो उतना ही प्रोडक्शन होगा ना जितना उस फील्ड की कैपेबिलिटी है, बट लोग वहाँ पे ज़्यादा ओवर एम्प्लॉयड हैं. सो इवन इफ़ यू मूव अ फ्यू पीपल आउट, अगर आप उसमें से कुछ लोग निकाल भी लोगे, प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड. उसके प्रोडक्शन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा. इन अदर वर्ड्स, वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयमेंट. तो जो वर्कर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं काम पे, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है. अंडर एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है? कैपेसिटी से कम काम करना. जितनी उनकी कैपेसिटी है काम करने की, वो उससे कम काम कर रहे हैं. फॉर इंस्टेंस, टेक द केस ऑफ अ स्मॉल फार्मर Lakshmi, owning about 2 hectares of unirrigated land dependent only on rain and growing crops like ज्वार और अरहर. अब यहाँ लक्ष्मी का एग्जाम्पल है जिसके पास 2 हेक्टेयर लैंड है और इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वो रेन पे ही डेवलपमेंट है उसकी क्रॉपिंग फार्मिंग. ऑल 5 members ऑफ हर फैमिली वर्क इन द प्लॉट थ्रू आउट द ईयर. उसकी फैमिली में 5 members हैं और वो 5 मेंबर्स जो हैं वो उस प्लॉट पे काम करते हैं. वाई? दे हैव नो वेयर एल्स टू गो फॉर वर्क. क्योंकि उनके पास और कोई काम करने के लिए नहीं है, इसलिए वो पांचों अपनी फार्म पे ही काम करते हैं, अपने लैंड पे काम करते हैं. यू विल सी दैट एवरी वन इज़ वर्किंग. आप ये देखोगे कि वो पांचों काम कर रहे हैं. नन रिमेन्स आइडल, बट इन एक्चुअल फैक्ट देयर लेबर एफर्ट गेट डिवाइडेड. Each one is doing some work, but no one is fully employment. This is the situation of underemployment, where people are apparently working, but all of them are made to work less than their potential. कि ऐसे लगता है कि वो काम कर रहे हैं, बट वो सारे अपनी पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं. जैसे 5 काम कर रहे हैं, अगर वहाँ 2 या 3 काम करें तो भी उस लैंड से इतनी ही प्रोडक्शन होगी जो वो 5 के काम करने से हो रही है. ऐसा लग तो रहा है कि 5 काम पे लगे हुए हैं, बट एक्चुअल में 5 अपनी पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं. दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ हिडन इन कंट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड इज़ क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयमेंट. अब एक जो क्लियरली दिख रहा है कि उसके पास काम नहीं है, वो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके पास जॉब नहीं है. बट जो ऐसे काम कर रहे हैं अपनी पोटेंशियल से कम, दे आर कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट. इसे हम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहते, अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं. हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं. डिस्गाइज का मतलब क्या होता है कि जैसा वो सामने दिख रहा है वो एक्चुअल में रियल में वैसा नहीं है, उसने खुद को डिस्गाइज किया हुआ है. सेम टाइम पे ये जो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट है, ये
डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है कि लोग काम करते हुए दिखते हैं बट वो एक्चुअल में कम काम कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास और काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। नाउ सपोजिंग अ लैंडलॉर्ड सुखराम comes and hires 1 or 2 members of the family to work on his land। अब एक बिग लैंडलॉर्ड आ गया और उसने उस फैमिली से 1 और 2 मेंबर्स को अपने लैंड पे लगा लिया, अपने फार्म पे लगा लिया काम करने के लिए। लक्ष्मी फैमिली इज़ नाउ एबल टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम थ्रू वेजेस। अब ये 2 लोग जो सुखराम के फार्म पे काम करने जाएंगे वो एक्स्ट्रा अर्न करेंगे। Since you do not need 5 people to look after that small plot, 2 people moving out does not affect production on their farm। अब उनके फॉर्म में जहाँ पहले 5 लोग लगे हुए थे, अगर वहाँ से 2 कम भी हो जाते हैं तो वो कोई उस प्रोडक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इनकम उस फैमिली की इंक्रीज़ हो गई क्योंकि वो जो 2 पहले डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में थे, नाउ दे आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एंड दे आर अर्निंग मोर। In the above example, 2 people may move to work in a factory. Once again, the earnings of the family would increase and they would also continue to produce as much from their land। अगर वहाँ से 2 लोग और भी फैक्ट्री में काम करने चले जाते हैं तो 1 या 2 लोग आराम से उस 2 हेक्टेयर के फार्म को संभाल सकते हैं। There are lakhs of farmers like Lakshmi in India। अब लक्ष्मी की तरह इंडिया में ऐसे बहुत से फार्मर्स हैं। This means that even if we remove a lot of people from agriculture sector and provide them with proper work elsewhere, agricultural production will not suffer। हमने अपने ग्राफ में देखा था कि agriculture production जो है as compared to the person employed, वो person वहाँ पे बहुत ज़्यादा employed है। और अगर हम एग्रीकल्चर से कुछ लोग निकाल के अलग काम पर लगा दें या उन्हें कोई और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे दें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। द इनकम ऑफ द पीपल विल टेक अप द इनकम्स ऑफ द पीपल वुड टेक अप अदर वर्क वुड इंक्रीज द टोटल फैमिली इनकम। अब जो लोग एग्रीकल्चर से हटा के किसी और काम में लगाए हैं वो ज़्यादा अर्न करेंगे तो उससे क्या होगा? फैमिली इनकम इंक्रीज़ होगा। दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर। ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं है, ये अदर सेक्टर्स में भी हो सकती है। अब कैसे हो सकती है? लेट्स हैव अ लुक। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर इन द सर्विस सेक्टर इन अर्बन एरियाज हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट। They are employed as painters, plumbers, repair person and others doing odd jobs। Many of them don't find work every day। Similarly, we see other people of the service sector on the street pushing a cart or selling something where they may spend the whole day but earn very little। They are doing this work because they do not have better opportunities। अब कई सारी सर्विसेज जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं लाइक पेंटर्स, प्लम्बर्स या जो अपना कार्ट पे सामान बेच रहे हैं या रिक्शा पुलर्स हैं, कई बार उनको सारा सारा दिन काम नहीं मिलता है तो दे आर नॉट अर्निंग मच फ्रॉम देयर सर्विसेज। और ये लोग ये सर्विसेज करने पे फोर्स क्यों हैं? क्योंकि इनके पास और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं। अगर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट टास्क? कि हमें उनके लिए मतलब गवर्नमेंट को उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल करानी चाहिए, गवर्नमेंट को और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी चाहिए। नाउ हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट? From the above discussions, we can see that there continues to be considerable underemployment in agriculture. There are also people who are not employed at all। In what ways can one increase employment for people? अब हमने देखा कि एग्रीकल्चर में लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं और कुछ बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी भी है जिनके पास काम ही नहीं है, दे आर अनएम्प्लॉयड। तो हाउ टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल? एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट की जा सकती है, अब हम वो डिस्कस करते हैं। नाउ टेक द केस ऑफ लक्ष्मी विद हर 2 हेक्टेयर प्लॉट ऑफ अनइरिगेटेड लैंड। द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक्स कैन प्रोवाइड अ लोन टू कंस्ट्रक्ट अ वेल फॉर हर फैमिली टू इरीगेट द लैंड। ठीक है, अब वो लक्ष्मी का जो लैंड है वो टोटली जो है वो रेन पे डिपेंडेंट है। अगर गवर्नमेंट की हेल्प से या बैंक के लोन प्रोवाइड करने से वहाँ पे एक वेल कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है टू इरीगेट द लैंड, देन लक्ष्मी विल बी एबल टू इरीगेट हर लैंड एंड टेक अ सेकेंड क्रॉप। जब रेनी सीजन नहीं है तो वो दूसरी क्रॉप भी ग्रो कर सकती है।
वीट कौन सी क्रॉप ग्रो कर सकती है? वीट ड्यूरिंग द राबी सीजन. Let us suppose that 1 hectare of wheat can provide employment to 2 people for 50 days. अगर वीट की फार्मिंग होती है तो उससे 50 डेज़ के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई. एक वेल कंस्ट्रक्ट करने से लक्ष्मी नॉन रेनी सीजन में भी क्रॉप ग्रो कर सकती है. तो वो क्रॉप ग्रो करने में सपोज़ कि 50 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई, इंक्लूडिंग सोइंग, वाटरिंग, फर्टिलाइजर्स, एप्लीकेशन एंड हार्वेस्टिंग. जो भी अलग अलग एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं फार्मिंग ऑफ अ क्रॉप में, ग्रोइंग क्रॉप के लिए, तो वो सारी एक्टिविटीज़ में 50 डेज़ लग गए टोटल. सो 2 more members of the family can be employed in her own field. Now suppose a new dam is constructed and canals are dug to irrigate many such farms. This could lead to a lot of employment generation within the agriculture sector itself, reducing the problem of underemployment. तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज़ अरेंज कर दी जाए, डैम कंस्ट्रक्ट हो जाएं, कैनाल्स डग हो जाएं, तो जैसे लक्ष्मी जैसे कई सारे फार्म्स में इरिगेशन पॉसिबल हो सकती है. तो उससे क्या होगा, मतलब बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी और जो एग्रीकल्चर की डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी. नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर. अब इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई हैं, वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं. दे वुड ऑल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दिस. अब ज़्यादा प्रोडक्शन है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो ज़्यादा प्रोड्यूस का ये क्या करेंगे, मार्केट में सेल करना चाहेंगे. फॉर दिस दे मे बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स टू अ नियर बाय टाउन. ऑब्वियसली उनको अपना प्रोड्यूस सेल करने के लिए मार्केट तक ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा. If the government invests some money in the transportation and the storage of crops or makes better rural roads so that mini trucks reach everywhere, several farmers like Lakshmi who now have access to water can continue to grow and sell these crops. अगर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इम्प्रूव कर दे या स्टोरेज फैसिलिटीज़ इम्प्रूव कर दे, रोड इम्प्रूव हो जाएं जिससे ट्रक्स पास हो सकते हैं, तो लक्ष्मी जैसे कई फार्मर्स जो अब वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से ज़्यादा क्रॉप्स कमा सकते हैं, वो अपनी क्रॉप्स को सेल कर पाएंगे. दिस एक्टिविटी कैन प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट टू नॉट जस्ट फार्मर्स बट ऑल्सो अदर्स सच एज दोज इन सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट और ट्रेड. तो ट्रांसपोर्ट और ट्रेड फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करने के लिए भी आगे उसमें लोग चाहिए होंगे काम करने के लिए, तो उससे क्या होगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी. Lakshmi need is not confined to water alone. To cultivate the land, she also needs seeds, fertilizers, agriculture equipment and pump sets to draw water. Being a poor farmer, she cannot afford many of these. So she will have to borrow money from money lenders and pay a high rate of interest. If the local bank gives her credit at a reasonable rate of interest, she will be able to buy all these in time and cultivate her land. अब लैंड पे कल्टीवेशन करने के लिए ओनली वाटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बहुत सारी और चीज़ें भी रिक्वायर्ड है जैसे मेंशन किया अभी. दिस मीन्स अलॉन्ग विद वाटर वी ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट टू द फार्मर्स फॉर फार्मिंग टू इम्प्रूव. फार्मिंग इम्प्रूव करने के लिए हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में चीप लोन यानी सस्ते लोन जिन पे कम ब्याज लगता है, कम इंटरेस्ट लगता है, ऐसे लोन्स भी फार्मर्स को प्रोवाइड करने पड़ेंगे ताकि वो अपनी फार्मिंग को इम्प्रूव कर सके. Another way by which we can tackle this problem is to identify and promote and locate industries and services in semi-rural areas where a large number of people may be employed. ऐसे एरियाज़ में जहाँ लार्ज एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ सेटअप करके अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को बहुत हद तक सॉल्व किया जा सकता है. फॉर इंस्टेंस सपोज मैनी फार्मर डिसाइड टू ग्रो अरहर एंड चिकपेन. सेटिंग अप a dal mill to procure and process these and sell in the cities is one such example. मीन्स जैसे दाल की प्रोडक्शन जहाँ पे हो रही है, अगर वहाँ पे दाल मिल लगा दी जाए जो उस पर फर्दर प्रोसेसिंग करके उसको सिटीज़ में सेल कर दिया जाए, तो उससे जो है एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज़ आएगा.
Opening a cold storage could give an opportunity for farmers to store their products like potatoes and onions and sell them when the price is good. कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो टाइम के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो धीरे धीरे ज़्यादा दिन स्टोर करने पे अगर प्रॉपरली ना स्टोर किए जाएँ तो वो ख़राब हो जाते हैं. अगर प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो तो फार्मर्स इनको स्टोर कर सकते हैं और जब उन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस हाई हैं तो उनको सेल भी कर सकते हैं. In villages near forest areas, we can start honey collection centers where farmers can come and sell wild honey. It is also possible to set up industries that processes vegetables and agricultural produce like potatoes, sweet potato, rice, wheat, tomato, fruits which can be sold in outside market. This will provide employment in industries located in semi-rural areas and not necessarily in लार्ज अर्बन एरिया. सो इन एग्जाम्पल से हमें ये पता लगता है कि अगर छोटे छोटे गाँवों के आसपास ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगा दी जाएं तो वहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व की जा सकती है. What groups of people do you think are unemployed or underemployment in your area? Can you think of some measures that could be taken up for them? Now this is for your task. Think about it and try to answer yourself. Do you know that in India about 60% of the population belongs to the age group 5 to 29 years. Out of this only about 51% are attending educational institution. The rest are not. They may be at home. इंडिया की 60% पॉपुलेशन किस एज ग्रुप को बिलोंग करती है? 5 to 29 ईयर्स. मीन्स बहुत ही यंग एज ग्रुप की पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है. तो 5 to 29 ईयर्स की पॉपुलेशन में से ओनली 51% जो पॉपुलेशन है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अटेंड करती है, यानी जो पढ़ने जाती है. द रेस्ट आर नॉट, बाकी नहीं जाते. अगर पढ़ने नहीं जा रहे हैं तो ये पॉपुलेशन कहाँ है? दे आर वर्किंग एज चाइल्ड लेबरर्स. वो चाइल्ड लेबरर्स की तरह काम कर रहे हैं. इफ़ दीज चिल्ड्रन आर टू अटेंड स्कूल वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग्स, मोर टीचर्स एंड अदर स्टाफ. अगर इन बच्चों को स्कूल भेजना है तो हमें क्या ज़रूरत है? बिल्डिंग्स की, टीचर्स की और बाकी स्टाफ की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं. अ स्टडी कंडक्टेड बाय प्लानिंग कमीशन नाउ नोन एज नीति आयोग प्लानिंग कमीशन estimates that nearly 20 lakh jobs can be created in the education sector alone. सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में ही 20 लाख जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं. Similarly, if we are to improve the health situation, we need many more doctor, nurses, health workers, etc. to work in rural areas. Rural areas में भी health facilities को अगर improve करना है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉक्टर और नर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी. These are some way by which jobs would be created and we would also be able to address the important aspects of development talk about in chapter 1. तो इन सब से क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी और ज़्यादा डेवलपमेंट होगी. Every state or region has a potential for increasing the income and employment for people in that area. It could be tourism, regional craft industry and now new services like IT. Some of these would require proper planning and support from the government. For example, the same study by the Planning Commission says that if tourism as a sector is improved, every year we can give additional employment to more than 35 lakh people. अगर टूरिज़म सेक्टर को ही अच्छे से डेवलप किया जाए तो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट कितनी इंक्रीज़ हो सकती है? 35 लाख पीपल. सी अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी क्रिएट की जा सकती है, बट मेन फैक्टर इसमें क्या चाहिए? गवर्नमेंट की साइड से इन्वेस्टमेंट चाहिए. वी मस्ट रियलाइज दैट सम ऑफ द सजेशन डिस्कस अबव वुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट. फॉर द शॉर्ट टर्म वी नीड सम क्विक मेजर्स. अब ये जो सजेशंस ऊपर दिए गए हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर मीन्स रूरल एरियाज़ के पास इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज सेटअप की जाएँ या एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ की जाएँ या हेल्थ फैसिलिटीज़ इंप्रूव की जाएँ, इसमें बहुत टाइम लगेगा क्रिएट करने में और हमें एम्प्लॉयमेंट से डील करने के लिए कुछ ऐसे तरीके चाहिए जो जल्दी इफ़ेक्ट लाएं. Recognize this, the central government in India made a law implementing the right to work in about 625 districts of India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लान स्टार्ट किया है, लॉ स्टार्ट किया राइट टू वर्क. It is called Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005, popularly known as Manrega Act.
मनरेगा एक्ट क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. अंडर दिस एक्ट ऑल दोज हु आर एबल टू and are in need of work in rural areas are guaranteed 100 days of employment in a year by the government. इसमें रूरल एरियाज़ में जो लोग वर्कर्स अवेलेबल हैं, जो काम करने लायक हैं और जो काम करना चाहते हैं, उनको 100 डेज़ के लिए एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ने गारंटीड की है कि उनको 100 डेज़ के लिए काम ज़रूर ही मिलेगा. इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल. अगर गवर्नमेंट इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट देने में फेल होती है तो गवर्नमेंट उनको क्या प्रोवाइड करेगी? उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी. द टाइप्स ऑफ वर्क that would in future help to increase the production from land will be given preferences under the act. ऐसे कौन से काम में गवर्नमेंट इनको एम्प्लॉयमेंट देना चाहती है जिससे लैंड से प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए. Till now we studied 3 sectors on the basis of the nature of activities. अगर वो एक्टिविटीज़ एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू है तो वो प्राइमरी सेक्टर के साथ आती है. अगर उसमें मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री वर्क इन्वॉल्व है तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आती है. अगर ये एक्टिविटी सर्विसेज से रिलेटेड है तो वो टेरिटरी सेक्टर में आती है. दिस वॉज द क्लासिफिकेशन ऑफ द कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एक्टिविटीज़. नाउ देयर आर सम अदर क्लासिफिकेशन ऑल्सो. So we are moving towards the third classification and it is division of sectors as organized and unorganized sector. अब organized sector क्या है, unorganized sector क्या है? Let us examine another way of classifying activities in the economy. This looks at the way people are employed. What are their conditions of work? Are there any rules and regulations that are followed as regards their employment? अब ये जो classification है ये किस basis पे है कि लोग कहाँ काम कर रहे हैं, उनकी जो वर्किंग कंडीशंस क्या हैं और जहाँ वो काम कर रहे हैं क्या वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो की जाती हैं. अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे फॉलो की जाती है या कहाँ नहीं फॉलो की जाती हैं, इस बेसिस पे हम एम्प्लॉयमेंट को या सेक्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और एक है unorganized sector. Let's see what is the difference between these two. Have a story of Kanta. Kanta works in an office. She attends her office from 9:30 a.m. to 5:30 p.m. She gets her salary regularly at the end of every month. In addition to the salary, she also gets provident fund as per the rules laid down by the government. She also gets medical and other allowances. Kanta does not go to office on Sunday. This is a paid holiday. When she joined work, she was given an appointment letter stating all the terms and conditions of work. अब कांता जिस ऑफिस में काम करती है उसके वर्किंग आवर्स 9:30 to 5:30 हैं. उसको अपनी सैलरी टाइम पे रेगुलरली हर महीने के एंड में मिल जाती है और उसको मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल और अदर अलाउंस भी मिल जाते हैं कि अगर वो बीमार पड़ती है तो जो भी उसका मेडिकल एक्सपेंस आता है वो उसकी ऑफिस बियर करेगा. संडेज़ को ऑफिस नहीं जाती है, संडेज़ को क्लोज़ होता है ऑफिस उसका और संडेज़ जो है वो पेड हॉलीडे. पेड हॉलीडे मतलब ऐसा नहीं है कि संडे को अगर ऑफ है तो संडे की सैलरी नहीं मिलेगी. इट विल बी अ पेड हॉलीडे. और जब उसने ऑफिस ज्वाइन किया था तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिला था और उस अपॉइंटमेंट लेटर में उसके एम्प्लॉयमेंट की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन थी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कमल. कमल इज़ कांताज नेबर. ही इज़ अ डेली वेज लेबरर इन अ नियर बाय ग्रॉसरी शॉप. वो पास की ग्रॉसरी शॉप में काम करता है. डेली वेज मतलब वो जो वहाँ उसका एम्प्लॉयर है वो उसको डेली उसकी पेमेंट करता है उसके वर्क की. ही गोज़ टू द शॉप एट 7:30 in the morning and works till 8 PM. मीन्स मोर देन 12 आवर्स वो शॉप पे काम करता है. ही गेट्स नो अदर अलाउंसेस अपार्ट फ्रॉम हिज वेजेस. उसको कोई और अलाउंस भी नहीं दिए जाते हैं जैसे कांता को मिलते हैं. ही इज़ नॉट पेड फॉर द डेज ही डज़ नॉट वर्क. जिस दिन वो काम नहीं करता या जिस दिन वो छुट्टी मारता है उस दिन के लिए उसकी सैलरी काट ली जाती है, उसको उस दिन के पैसे नहीं मिलते. ही हैज़ देयरफॉर नो लीव और पेड हॉलीडेज़. ना उसको कोई लीव मिलती है ना कोई पेड हॉलीडे मिलता है. नॉर वॉज ही गिवन एनी फॉर्मल लेटर सेइंग डैट ही हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन द शॉप. और जैसे कांता को अपॉइंटमेंट लेटर मिला है वैसा कोई भी एम्प्लॉयमेंट का लेटर
कमल को नहीं मिला है। ही कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम बाय हिज एम्प्लॉयर, और उसका एम्प्लॉयर उसको कभी भी निकाल सकता है। डू यू सी द डिफरेंसेस इन द कंडीशन ऑफ वर्क बिटवीन कांता एंड कमल? क्या कांता और कमल की वर्किंग कंडीशंस में आपको कोई डिफरेंस नज़र आया? कांता वर्क्स इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, कांता जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कवर्स दोज एंटरप्राइजेज और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स वो उसको कहते हैं जिसमें जो भी एंटरप्राइजेज हैं या काम के प्लेसेस हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स रेगुलर हैं और पीपल के पास लोगों के पास क्या है, एश्योर्ड इनकम है, उनके पास काम की श्योरिटी है। ऐसा नहीं है कि उनको कभी भी कह दिया जाएगा कि तुम्हें काम से निकाल दिया है। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड हैं और हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन which are given in various laws such as the Factories Act, Minimum Wages Act, Payment of Gratuity Act। और इनको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। मिनिमम वेजेस में जितना गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज डिसाइड किया है उनको उतना मिनिमम पे करना ही पड़ेगा। इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर। इसको ऑर्गेनाइज्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इसके फॉर्मल प्रोसेस और प्रोसीजर है कि जैसे एम्प्लॉयज़ को अपॉइंटमेंट लेटर मिलना चाहिए, उनको ये अलाउंसेस मिलने चाहिए, पेड संडे होना चाहिए, वर्किंग आवर्स फिक्स होने चाहिए और सारी फैसिलिटीज़ या जो एक काम के साथ होनी चाहिए। दीज ऑर्गेनाइज सेक्टर्स आर फॉलोइंग दिस। सम ऑफ दीज पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनीवन but may work on their own, but they too have to register themselves with the government and follow the rules and regulation। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं और एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो खुद का काम कर रहे हैं लेकिन उन्होंने खुद को गवर्नमेंट के पास रजिस्टर किया है तो उनको उनके रूल्स और रेगुलेशंस भी फॉलो करने पड़ेंगे। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि उनको बिना नोटिस के एम्प्लॉयर जॉब से नहीं हटा सकता। अगर किसी रीज़न से एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को हटाना चाहता है तो उसे प्रॉपर एक नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स। उनके 8 आवर्स फिक्स्ड है कि उनको 8 आवर्स के लिए जॉब पे जाना है। इफ़ दे वर्क मोर, अगर वो ज़्यादा काम करते हैं या 8 आवर्स से ज़्यादा स्पेंड करते हैं अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में तो दे हैव टू पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को उनके एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ओवर टाइम पे करना पड़ेगा। दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स। व्हाट आर दीज बेनिफिट्स? इनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वालों को अलग अलग और बेनिफिट्स भी हैं। दे गेट पेड लीव, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी एक्सेट्रा। And they are supposed to get medical benefits, and under the laws the factory manager has to ensure facilities like drinking water and a safe working environment. When they retire these workers get pension as well। तो आपने देखा ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने की कितने सारे बेनिफिट्स हैं। तो कहाँ काम करना चाहेंगे आप, ऑर्गेनाइज सेक्टर में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में? डेफिनेटली ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। इन कंट्रास्ट कमल वर्क्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। The unorganized sector is characterized by small and scattered units which are largely outside the control of the government। अब ये क्या है, ये small units हैं जो गवर्नमेंट के पास खुद को रजिस्टर नहीं करते हैं। और क्यों रजिस्टर नहीं करते? क्योंकि उनको गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने होते। There are rules and regulation but these are not followed। Jobs here are low paid and often not regular। There is no provision for overtime, paid leave, holidays, leave due to sickness, etc. Employment is not secure. People can be asked to leave without any reason. When there is less work, such as during some seasons, some people may be asked to leave. A lot also depends on the whims of the employer। अगर एम्प्लॉयर के मूड पे भी डिपेंड करता है। अगर एम्प्लॉयर का मूड ख़राब है तो वो काम से आपको हटा भी सकता है। Part 2 of Chapter 2 Sectors of Indian Economy ends here. One more part is left. Link is given in the description box. Go through it, and if you have any problem, ask me in the comment section. Thank you and have a nice day.